सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम लोग का जो चैप्टर है रेशियो, काउंटिंग रेशियो, वो कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्चुअली। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको एक इंसाइट मिल जाए कि रेशियो को यूज़ कैसे करेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया आपके एग्ज़ाम का ही, और मैंने कोशिश किया लेटेस्ट क्वेश्चन उठाऊँ ताकि पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2023 एंड 24 का। ठीक है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, एक साल पुराना ही मान के चलिए आप इसको। क्वेश्चन क्या है, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ धमाका लिमिटेड इज 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। हमारे पास अभी करंट रेशियो क्या है, 3:1। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमको मालूम है, डेट बाय इक्विटी होता है, और ये दिया हुआ 3:1। तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए कि 3 लाख डेट है और 1 लाख इक्विटी होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि किस इन दिए गए रीजन में से किसके वजह से ये जो रेशियो है वो डिक्रीज करेगा। आपको ध्यान रखना, हमको रेशियो डिक्रीज करवाना है, इंक्रीज नहीं। अब रेशियो डिक्रीज कैसे कर सकता है, तो अगर देखो न्यूमरेटर अगर बढ़ जाएगा, मान लो न्यूमरेटर 3 लाख से 5 लाख हो गया मान लेते हैं, और ये 1 लाख ही रहा, तो रेशियो हो जाएगा 5:1। ये तो इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब हम लोग को न्यूमरेटर नहीं बढ़ाना है, हम लोग को डिनोमिनेटर बढ़ाना है। मतलब कि ऐसा कोई भी केस जिसके वजह से इक्विटी इंक्रीज कर जाए वो सही है। चलिए देखते हैं ऐसा कोई है यहाँ पे। पहला है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। डिबेंचर मतलब डेप्ट, ये नहीं होगा, इससे तो इंक्रीज कर जाएगा रेशियो। अगेन फिर इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर। अब कैश पे करो या काइंड में करो, डिबेंचर तो इशू कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डेट बढ़ जाएगा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये तो करंट एसेट को अफेक्ट करेगा और करंट लायबिलिटी को, इसको भी इग्नोर कर देंगे। लास्ट का है इशू ऑफ इक्विटी। हाँ ये सही है, अगर इक्विटी इंक्रीज कर जाता है 1 लाख से बढ़ के अगर ये 3 लाख हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब रेशियो डिक्रीज कर गया। ठीक है, वैसे भी ये रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, ज़्यादा रहने का मतलब आपका डेट एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 लाख। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लें, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो देखिए पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताइए अब क्या ये सही लग रहा है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल्स होता है, सेल्स प्लस जीपी, ये कहाँ से सही होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। दूसरा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा यहाँ पे माइनस है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेज, नहीं माइनस नहीं होगा, अगर ये प्लस होता तो हो सकता था, तब सही हो जाता, प्लस नेट परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, तब सही होता, बट माइनस है तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटाइए। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं ये तो होगा ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री है, ये तो आपका एवरेज के बारे तरफ जा रहा है। लास्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ये सही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स, सेल्स में से जीपी निकाल दोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा, तो ये लास्ट वाला पॉइंट इसका सही आंसर होगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखे जरा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द प्रोप्राइटर्स फंड आर। अच्छा हमको प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपको, करेंट एसेट्स दिया है, नॉन करेंट एसेट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है, और प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है। अब देखो निकालना है आपको प्रोप्राइटर्स फंड, पर दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मैं फॉर्मूला याद दिला दूं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू होता है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। हमको ये निकालना है, प्रोप्राइटर्स फंड निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है, ये अवेलेबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपका 25% दिया हुआ है, चलो ये तो मिल गया। टोटल एसेट निकालना होगा, टोटल एसेट का इन्फॉर्मेशन है, हाँ है, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट कर लेंगे तो टोटल एसेट निकल जाएगा।
चलिए आपका टोटल एसेट तो निकल ही जाएगा यहाँ पे। कितना होगा टोटल एसेट, देखे ज़रा। तो 40 + 20 60 लाख। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 25% इज इक्वल टू, या 25% को आप परसेंटेज में ना लिख के आप 25/100 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। प्रोप्राइटर फंड नहीं है मेरे पास, ये तो निकालना ही है। डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 60 लाख, 60 लाख, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। प्रोप्राइटर्स फंड इज इक्वल टू 60 लाख इंटू 100/25। चलिए करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। ठीक है, ये आता है आपका 120। हमको निकालना क्या है, हमारे पास अच्छा, मैंने यहाँ पे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ये देखिए, प्रोप्राइटर्स फंड को यहीं रहने देते हैं और 60 लाख को यहाँ ले जाते हैं, तो उल्टा हो जाएगा ना ये, 25/100 इंटू 60 लाख। हाँ अब सही है। अब इसको काटो आप, तो 25 4 बार में ये, और 4 से काटोगे 60 लाख को तो आ जाएगा 15 लाख। अच्छा ठीक है, फाइनल आंसर 15 लाख आना चाहिए। देखिए क्या है इसमें से, हाँ ये है 15 लाख, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 4th नंबर पॉइंट देखो, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अमन लिमिटेड इज 60%, ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना है। अच्छा एक बात समझ लो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू हमेशा 100 होगा, ये आपको मैं पहले ही बता दूं, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हुआ है 60, ठीक है, और आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब चलो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 होता है। ये एक नया फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हमेशा 100 होगा। ऑपरेटिंग रेशियो आपके पास दिया हुआ है 60%, तो 60% प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100% होगा। तब तो निकाल लोगे आप आराम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस 60, ये कितना आ गया 40%। है 40%, हाँ है, यही आपका आंसर हो जाएगा 40%, ठीक है। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट क्या आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर हो गया। 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो। ये तो बहुत ईजी है, सॉल्वेंसी रेशियो में 5 कैटेगरी था, वो आपको अगर नाम भी याद होगा तो आप आराम से पकड़ लोगे। ये देखो पहले ही समझ में आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ROI आपको याद है, ये हम लोगों ने किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ये तो नहीं होगा पक्का है, बाकी सब देख लो, ये सब कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी में आ जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हाँ ये सॉल्वेंसी में आता है। प्रोप्राइटी, ये भी सॉल्वेंसी में आता है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये भी सॉल्वेंसी में आता है। मतलब इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन है, ये पूछ रहा है आपसे। क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करेंट रेशियो, नहीं ये करेक्ट नहीं है। क्विक रेशियो करंट रेशियो के अंदर निकलता है, ये उससे कभी ज्यादा नहीं सकता, उस हमेशा उससे कम ही रहेगा। तो क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करेंट रेशियो, नो ये नहीं होगा। दूसरा, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है कि आपका सेल, आपका जो स्टॉक है वो कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होता है, तो जितना ज़्यादा सेल होगा वो अच्छी बात है। गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, एक्सेप्ट व्हेन गुड्स आर बाउट इन स्मॉल लॉट्स और सोल्ड क्विकली एट लो मार्जिन टू रियलाइज कैश, हाँ ये भी सही है। अगर छोटे छोटे लॉट में बेचोगे ना तो कॉस्टिंग बढ़ जाता है, प्रॉफिट कम होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और मार्जिन भी कम लोगे तो भी बहुत फायदा नहीं होगा आपको। तो ये भी ये आपका सही लग रहा है। देखिए लास्ट, सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो हम लोग अभी ऊपर ही किए थे, इज 100, बिल्कुल सही। तो देखिए कोड क्या दिया हुआ आपके पास, ऑल आर करेक्ट, नहीं ये तो होगा नहीं।
ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट, नहीं 1 तो करेक्ट नहीं, ये भी नहीं होगा। ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, हाँ ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका फाइनल आंसर सी हो गया, क्योंकि 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला याद है ना आपको, EBIT बाई जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ आपके पास, EBIT ना देकर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, नो पैट दिया है, और वो 12 लाख है, प्लस डिबेंचर दे दिया है, डिबेंचर का वैल्यू है 1 करोड़, टैक्स रेट है 40%। मतलब आपको उल्टा बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बैक कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए होता क्या है, EBIT वो अवेलेबल नहीं है, इसमें से लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ये अवेलेबल है आपके पास। इंटरेस्ट 10% है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। इसमें से ये माइनस करोगे तो निकल के आएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से लेस करोगे आप टैक्स, तो निकल के आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये मेरे पास अवेलेबल है 12 लाख। इसका परसेंटेज है मेरे पास, कितना परसेंट है, 40%। अब आप समझिए इस बात को, अगर ये 40% है, अगर ये 40% है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है ये आपका 60% के बराबर होगा। तो इस फिगर को निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, टैक्स निकालने के लिए 12 लाख डिवाइडेड बाई 60% इंटू 40%, तो आपका आ जाएगा। इसको कट करोगे तो क्या आएगा, ये निकल के आएगा 8 लाख। काट के देखोगे आपको तो 8 लाख आएगा। मतलब यहाँ पे आपका जो टैक्स है, यहाँ पे आप लिख लो 8 लाख। ठीक है, अब बैक कैलकुलेशन करो उल्टा, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। 12 लाख माइनस करके 12 लाख आया, तो इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो ये निकल जाएगा, इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख। EBT निकल गया 20 लाख। 20 लाख में अगर ये प्लस कर दोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो 20 प्लस 10 ये कितना हो गया, 30 लाख। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, बैक कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो EBIT कितना निकला, 30 लाख, ऐसे निकल के आएगा ये। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आपका ये फाइनल आंसर भी आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, EBIT बाई, EBIT है मेरा 30 लाख, बाई इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट आपका 10 लाख है, 1 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 लाख। तो उसको काटोगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स, आंसर आएगा 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स है कहीं पे, हाँ है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर पे आते हैं, रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड एट विच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड। ठीक है, अब ये यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे डैश होना चाहिए, डैश रेशियो, यहाँ पे ना डैश रेशियो। कौन सा रेशियो है जो इंडिकेट करता है स्पीड को कि एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा रेशियो होगा, देखो प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रॉफिट से रिलेटेड है, वो सॉल्वेंसी आपका सॉल्वेंसी से रिलेटेड है, लिक्विडिटी लिक्विड से रिलेटेड है, तो बच गया एक टर्नओवर। तो हो ना हो आंसर आपका यही होगा, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो ही है जो सेल्स को कन्वर्ट करने का स्पीड बताता है, और एक्टिविटी रेशियो कहो या टर्नओवर रेशियो कहो, बात एक ही है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 8 का आंसर क्या है, बी है, सही। 9 नंबर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ठीक है, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या, पहले वो देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, और जीपी रेशियो दिया हुआ है। जीपी रेशियो दिया हुआ कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होगा, तभी दिया है। पहले आपको ये बता दें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। नाउ एवरेज इन्वेंट्री तो है मेरे पास अवेलेबल, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री तो है मेरे पास अवेलेबल, वो है 20,000, बट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है मेरे पास। चलो, और ना ही मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ये भी नहीं है। तो दो फिगर जब मिसिंग है तब तो नहीं निकल पाएगा, तब हमको यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। अब मैं आपको बता दूं जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपस में लिंक्ड हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको सारे फॉर्मूला आने चाहिए। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही तो हमको चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जीपी रेशियो मेरे पास अवेलेबल है 10%, जीपी रेशियो है 10%, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास, नहीं जीपी नहीं है मेरे पास, ना ही जीपी है और ना ही आपका ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। पर यहाँ पे देखो, नहीं सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे पास, जीपी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये है ही, कितना है ये 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 2 लाख है तो जीपी निकल जाएगा, जीपी इज इक्वल टू 2 लाख का 10%, ये आता है 2 लाख का 10% हो गया 20,000। चलिए जीपी आपका निकल के आ गया 20,000। अब जब जीपी 20,000 निकल के आ गया तो देखो हम लोग जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास है 2 लाख, 2 लाख में से जीपी माइनस कर देते हैं 20,000, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 1,80,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया 1,80,000। अब इसको यूज करके यहाँ पे हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 1,80,000 और एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 20,000। अब इसको काट दो तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 9 टाइम्स, तो 9 का आंसर होगा ए, 9 टाइम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर, वो क्या कहता है। चलिए मैं इसको मिटा दूं ताकि ये थोड़ा साफ रहे, कंफ्यूजन ना हो। ओके 10th नंबर क्वेश्चन है, इफ ऑपरेटिंग रेशियो 65%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। अब ये तो वही क्वेश्चन का रिपीटेशन है जो मैंने आपको भी बताया था कि ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 65% है तो रेशियो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 100 माइनस 65, तो 100 माइनस 65 करो 35% आ जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, तो 10 का आंसर होगा सी, ठीक है। तो आपको ये एक नया फॉर्मूला याद रखना है कि ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। चलिए 11 नंबर देखें, ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर टू वेंडर फॉर बिल्डिंग परचेज्ड ऑन द डेप्ट एंड इक्विटी ऑफ एक्स लिमिटेड। बिल्डिंग खरीदोगे आप इक्विटी इशू करके, ठीक है, तो डेप्ट एंड इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सिंपल आंसर होगा जब इक्विटी इशू करो तो डेप्ट पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, तो डेप्ट विल इंक्रीज, ये तो होगा नहीं, डेप्ट विल रिमेन सेम, हाँ ये सही है, डेप्ट सेम रहेगा और इक्विटी इंक्रीज करेगा, ये सही है। तीसरा डेप्ट विल डिक्रीज एंड इक्विटी विल इंक्रीज, नहीं ये गलत है, डेप्ट पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ने वाला है।
डेट विल रिमेन सेम एंड इक्विटी विल डिक्रीज, नहीं ये भी गलत है, इक्विटी तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज थोड़ा करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 11 का आंसर बी। 12 देखें, असर्शन है आपके पास, अ हाई डेट रेशियो इज रिस्की रीजन। ठीक है, इट मे पुट द फर्म इनटू डिफिकल्टी टू पे लॉन्ग टर्म डेट। चलिए ये भी बात सही है, ये बात सही लग रहा है, क्योंकि हाई डेट इक्विटी रेशियो एक रिस्की तो होता ही है और ये फर्म के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है लॉन्ग टर्म डेट पे करने के लिए। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास, असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं है, असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। हाँ हमको तो ये लग रहा है कि आपका यही सही होगा, इसका सही आंसर भी यही है। देखिए, बोथ असर्शन ए एंड आर करेक्ट। थर्ड, असर्शन ए इज रॉन्ग बट रीजन आर, ये सब नहीं होगा, बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जल्दी भी हो जाएंगे। 13 नंबर, असर्शन क्या है, करंट रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हाँ ये सही है, करंट रेशियो दोनों के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करता है। रीजन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस as and when due without relying upon the realization of inventory। पहला पार्ट तो सही लग रहा है, पर दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि हम रिलाई क्यों नहीं करेंगे। चलिए तीसरा आपकी पढ़ लेते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स, नहीं ये तो नहीं होगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, नहीं ये भी सही नहीं है। इसका जो आंसर होगा आपका फाइनल आंसर वो ए ही होगा। देखिए, क्योंकि ए सही है, ये तो बिल्कुल सही है, आर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर सही है। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या इंक्लूड होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो हाँ होता है, अच्छा सॉरी ट्रेडिशनल की बात कर रहा है तो लिक्विडिटी रेशियो नहीं ये नहीं होता है। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियो हाँ ये होता है। बैलेंस शीट रेशियो ये भी ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं, ये सब मॉडर्न है, ट्रेडिशनल नहीं है। कंपोजिट रेशियो हाँ ये होता है, सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होता है। मतलब कि ये नहीं आता, ये सब नया चीज़ है, पुराना में होता नहीं था, ये नहीं होता है और ये नहीं होता है। तो इसके मुताबिक 2, 3 एंड 5 ये होगा, ये वाला कोड सही है। ठीक है, जहाँ पे 2, 3 एंड 5 आता है। ट्रेडिशनली हम लोग क्या यूज करते थे, पीएल, बैलेंस शीट और कंपोजिट रेशियो यूज करते थे क्लासिफिकेशन के लिए। 15 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 14 हो गया, 15 देखते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियो प्राइमरली मेजर्स रिस्क। देखते हैं कौन सा ग्रुप है जो कि सिर्फ जो प्राइमरली रिस्क को मेजर करता है। चलिए इसको देखते हैं। पहला है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, दूसरा है आपका लिक्विडिटी, एफिशिएंसी एंड सॉल्वेंसी। तीसरा है आपका लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और चौथा है आपका लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए, ये तो होगा नहीं, जहां एफिशिएंसी आता है ये तो होगा नहीं। ठीक है, एफिशिएंसी वाला होगा नहीं, जहां एक्टिविटी आता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब रिस्क को मेजर करने की बात कर रहा है। ये सब तो टर्नओवर को मेजर करता है, एफिशिएंसी बिजनेस के एफिशिएंसी को मेजर करता है, तो ये सब तो होगा नहीं। तो एक ही बच जाता है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करता है, सॉल्वेंसी रिस्क को मेजर करता है, और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट के रिस्क को मेजर करता है। तो बेसिकली डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, एक और है 16 नंबर, ये भी लास्ट है, देख ही लेते हैं। इफ टोटल सेल्स इज 2,50,000 एंड
क्रेडिट सेल्स इज 25% ऑफ कैश सेल, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज, आपको क्रेडिट सेल निकालना है। टोटल सेल दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है। क्रेडिट सेल जो दिया हुआ है वो है 25% ऑफ कैश सेल, कैश सेल है नहीं, टोटल सेल है, कैश सेल है नहीं। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज क्या है वो निकालना। तो ये थोड़ा सा मैथ्स वाला है काम इसमें, तो इसको निकालने के लिए ना थोड़ा मैथमेटिक अप्रोच ही यूज करना पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं लेट द, जो आपको निकालना है ना, हमको निकालना है कैश सेल, तो लेट द कैश सेल बी एक्स रुपया मान लो। और हम लोग जानते हैं कि टोटल सेल इज इक्वल टू होता है कैश प्लस क्रेडिट, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल मेरे पास अवेलेबल है 2,50,000। अब देखें कैश सेल है नहीं मेरे पास और क्रेडिट सेल है नहीं, पर हमको दोनों के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया है, जो क्रेडिट सेल है ना वो कैश सेल का 25% है। कैश सेल को हम लोगों ने एक्स मान लिया, एक्स, तो कैश सेल अगर एक्स है तो क्रेडिट सेल कितना होगा, एक्स का 25%, मतलब x इंटू 25/100, ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस, इसको बोल सकते हैं x प्लस 25x/100, इसका एलसीएम ले लोगे तो ये निकल के आएगा 125x/100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 125x इज इक्वल टू 2,50,000 इंटू 100, तो x इज इक्वल टू आप कह सकते हो 2,50,000 इंटू 100 बाई 125। इसको काटोगे तो निकल के आएगा आपका रुपीज़, ये निकल के आता है रुपीज़ 2,00,000, ठीक है। 125 से ये 2 बार में कटेगा तो 2,000 गुना 100 करोगे तो 2,00,000 आ जाएगा। चलो ये सही आंसर है। अब ये x जो था वो है कैश सेल, कैश सेल निकल के आ गया 2,00,000। अब हमको चाहिए क्या, क्रेडिट सेल चाहिए। अब जब कैश सेल 2,00,000 है तो क्रेडिट सेल हम लोग जानते हैं, इक्वेशन में सॉल्व कर लो, यहाँ पे पुट कर दो। क्रेडिट सेल क्या था, कैश सेल का 25%, तो 2,00,000 का 25% कर दो तो आपका क्रेडिट सेल भी निकल के आएगा, वो आता है 50,000। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, ए 50,000, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन था आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बट रेशियो क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आप रैंडम बेसिस पे क्वेश्चन उठाओ या बुक से टॉपिक वाइज भी उठाओ तो भी ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा और भी क्वेश्चन बीच में डालने का। फिलहाल चलिए हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं और हमारा रेशियो आप कंप्लीटली खत्म हो गया। ओके देन, थैंक यू।